हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डाइवर्जेंस के बारे में बात की, उससे पहले ग्रेडियंट के बारे में बात की। अभी हम लोग कर्ल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द कर्ल। तो कर्ल क्या होता है, ये चीज़ पहले भी आपने शायद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिक्स में वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा जब फर्स्ट ईयर में। नहीं भी पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आता है अच्छी बात है, नहीं आता है मैं यहाँ पे शुरू से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो कर्ल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ चाहिए अपने को समझना, वो मैं बताता हूँ। ऐसा है, कैसा है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, कोई भी सदिश क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी सदिश क्षेत्र है, कोई भी, उसको बोल देता हूँ ए वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी सदिश क्षेत्र है, ए वेक्टर है, और एक बंदा इस सदिश क्षेत्र के अंदर इस वेक्टर फील्ड में इस पॉइंट, मान लो ए पॉइंट से वो इधर बी पॉइंट तक जा रहा है, ऐसे ये यहां से यहां तक जा रहा है वो, ठीक है, क्लियर है। ए वेक्टर के अंदर जा रहा है, तो मान लो कि मैं छोटा सा एक अल्पांश ले लेता हूं, एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूं, इसको डीएल वेक्टर बोल देता हूं। क्या बोल दिया मैंने? डीएल वेक्टर। यहाँ पर सदिश क्षेत्र का जो मान है, वेक्टर फील्ड का वैल्यू है, वो ए वेक्टर है और ये है डीएल वेक्टर। तो ये जो छोटा सा अल्पांश है ना, एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उस पे वेक्टर फील्ड का वैल्यू कितना है? ए वेक्टर, और इसका कितना है? डीएल। डीएल तो इसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट डीएल, और इसके ऊपर वेक्टर फील्ड का वैल्यू कितना है? ए वेक्टर। तो इस छोटे से अल्पांश जो है ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए ए वेक्टर, इस पे वेक्टर फील्ड का, और डीएल वेक्टर, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं इस छोटे से पॉइंट, इस छोटे से एलिमेंट के लिए, और फिर इन ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर दूं इन सब के लिए, और इन सबको ऐड कर दूं, ए से बी तक सबको जोड़ दूं, सबके लिए ऐसे ए वेक्टर डॉट डीएल, ए वेक्टर डॉट डीएल कैलकुलेट करूं और सबके लिए ऐड कर दूं। तो ऐड करने का मतलब है, जोड़ने का मतलब है, समाकलन कर देता हूं ए से बी तक। तो ये जो ए से बी तक जो इंटीग्रेशन होगी, ये जो मिलेगा ना, इसको बोलते हैं रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल। व्हाट इट इज नॉन एज लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं रेखा समाकल। लाइन इंटीग्रल, ये फर्स्ट ईयर के अंदर छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है पहले। लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, रेखा समाकल बोलते हैं। आगे बात समझ। अगर ये लाइन इंटीग्रल में एक बंद पथ में बनाऊं, मतलब क्लोज्ड पाथ के अंदर कैलकुलेट करूं, मतलब जहां से मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से मान लो घूम के वापस यहीं पे आ गया, मतलब ये पूरा लाइन इंटीग्रल पूरे पथ के लिए कैलकुलेट करना है, और ये जो पथ कैसा क्लोज्ड पाथ है, मतलब एक बंद पथ है। तो बंद पथ के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको ऐसे लिखा जाता है क्लोज्ड पाथ के लिए। और क्लोज्ड पाथ के लिए जो रेखा समाकल आता है, ये जो लाइन इंटीग्रल है, इसको बोलते हैं परिसंचरण, सर्कुलेशन। व्हाट इट इज नोन एज सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। है तो रेखा समाकल ही, लाइन इंटीग्रल ये, लेकिन ये इस टाइम पे क्लोज्ड पाथ के लिए, बंद पथ के लिए। तो बंद पथ का जो रेखा समाकल होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिसंचरण। गॉट इट? ये रेखा समाकल है। और एक सेकेंड, परिसंचरण का डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, परिसंचरण लिखवा रहा हूं मैं, परिसंचरण सर्कुलेशन। वैसे यहां पर ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि सर्कुलेशन या परिसंचरण क्या होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। बंद पथ के लिए रेखा समाकल, पहले तो ये छाप लेना है जो ऊपर लिखा है ना, देखिए पहले तो ये छाप लेना है, कॉपी कर लेना, ये भी और ये भी। ये समझ आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये लो ऐसे कर देना, ये समझ आ गया होगा रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल क्या है। आपसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, इसलिए मैं लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा नहीं, समझ मीनिंग तो समझ आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बात है, ये वहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद में परिसंचरण का लिखवा देता हूँ मैं। तो पहले आपको ये छापना है, उसके बाद में परिसंचरण सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिखना। और सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या है? सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिखो, बंद पथ में रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं।
बंद पथ में रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। बंद पथ में रेखा समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। द लाइन इंटीग्रल इन ए क्लोज्ड पाथ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ 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 ए क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्कुलेशन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड पाथ इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक है, ये सर्कुलेशन हो गया। इसको हम लोग ऐसे 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 कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको परिसंचरण, परिसंचरण, ये सर्कुलेशन हो गया, इक्वल ये हो गया। ये फॉर्मूला लिख लेना ऐसे। ठीक है, क्लियर? चलो भैया ये हो जाएगा, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले थे कर्ल, उस पे आते हैं, क्योंकि कर्ल है अपना टॉपिक। तो परिसंचरण सर्कुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर्ल के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कर्ल क्या है समझना। ये हो गया ना, पॉज करके कॉपी कर लेना, इसको हटाओ। लेट्स टॉक अबाउट कर्ल। कर्ल के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए भैया कर्ल क्या है, व्हाट इज कर्ल? डेफिनेशन लिखो पहले आप। किसी बंद पथ के लिए परिसंचरण के मान, किसी बंद पथ के लिए परिसंचरण के मान तथा उस पथ के अंतर्गत परिबद्ध, तथा उस पथ में परिबद्ध, या ऐसे लिख लो, हाँ, उस पथ में परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात, उस बंद पथ में परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का अधिकतम मान, का अधिकतम मान का अधिकतम मान कर्ल कहलाता है। 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 ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ circulation, circulation, circulation and area, and the area covered in, the area covered in the closed path, area covered in the closed path, area covered in the closed path is called कर्ल, is called कर्ल। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि होती है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या करते हैं समझना। हमारे को कर्ल का क्या मीनिंग है? कर्ल का मीनिंग है कि पहली चीज तो सर्कुलेशन का मतलब समझ में आया ना। रेखा समाकलन कैलकुलेट कर लिया। रेखा समाकलन अगर क्लोज पाथ में हो तो वो सर्कुलेशन होता है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा, ये छोटा सा, ठीक है। कितना छोटा? इतना छोटा कि, इतना छोटा कि जैसे ये पेपर है ना, कितना छोटा लेना, इतना छोटा लेना है कि जो इसके अंदर एरिया आ रहा है ना वो बिल्कुल प्लेन हो, मतलब ऐसे कर्व्ड नहीं होना चाहिए, वो ऐसे बीच में से मुड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बीच में जो एरिया है ना बिल्कुल समतल होना चाहिए।
ये बिल्कुल ऐसे प्लेन होना चाहिए, ऐसे मुड़ा हुआ या बीच में से ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, वक्राकार नहीं होना चाहिए, इतना छोटा लेना है। अगर वक्राकार है तो उसको और छोटा ले लो, मतलब स्मॉल इतना लेना है कि वो प्लेन मिल जाए अपने को। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये इतना छोटा मैं दिखाने को दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको बना बढ़ा रहा हूँ, है ना। होगा छोटा है लेकिन इसको बड़ा बनाते हैं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। जैसे ये एरिया है, इस एरिया को मैं, और इस एरिया पे मैं, ये क्लोज पाथ हो गया, ये बंद पथ हो गया। इस बंद पथ मान लो यहाँ पे वेक्टर फील्ड का वैल्यू है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के अंदर जो कर्ल आएगा वो आएगा ये ए, जैसे क्या है अपने को करना, क्या कर्ल, कर्ल नहीं है, परिसंचरण, परिसंचरण अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, कर्ल होगा। किसका? ए वेक्टर के इफेक्ट में कैलकुलेट करें ना, वहां पे जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का कर्ल आएगा। जैसे डाइवर्जेंस होता है ए वेक्टर का, वैसे ही कर्ल भी होगा ए वेक्टर का, ऐसे आएगा। अब अगर इफ वी टॉक अबाउट द परिसंचरण सर्कुलेशन, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा ना मैंने, इसको लिख लेना एरिया और इसको लिख लेना सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो परिसंचरण या सर्कुलेशन का जो वैल्यू होता है, अभी हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट डी एल, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। एरिया है जो, उसको मैं डी एस लिख सकता हूं। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज नोन एज कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ऐसा है। ये कर्ल है, ये कर्ल का बेसिक फॉर्मूला है अभी अपने पास, ये कर्ल का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब समझिए, जब भी ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब, हाँ एक और चीज, हम लोग जब भी ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अल्पांश लेते हैं ना, छोटा सा एरिया लेते हैं, बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट लेने का मतलब कि ये जो ds है, ds क्षेत्रफल मतलब बहुत छोटा ले रहे हैं, मतलब ds नियर टू जीरो है, जीरो के नजदीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना, ds टेंडिंग टू जीरो, ds जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब है कि बहुत छोटा एलिमेंट लिया हमने, इसका बस इतना सा मतलब है। इसको देख के ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अरे मैथमेटिकली पता नहीं क्या चीज़ लिख दी है, इसका मतलब जस्ट इतना सा है कि ये बहुत छोटा सा लिया है, ठीक है। अब देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। यहां तो मैंने डायरेक्शन कहीं पे लिखी नहीं, यहां पे तो देखो, इधर देख के तो लग रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन में एन कैप लिख देता हूं। एन कैप क्या है, इसकी दिशा है, और दिशा, अब समझना डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। ये मैक्सिमम कब होगा, ये चीज अधिकतम कब होगी, जब ये नीचे वाला जो टर्म है वो मिनिमम हो। जाहिर सी बात है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कम से कम जितना होगा, इफ इट विल बी मिनिमम, ये होल टर्म विल बी मैक्सिमम। तो ds मिनिमम कब होगा, ds मिनिमम तब होगा जब एरिया समतल हो। अगर ऐसे एरिया होगा ना, वक्राकार, कोई भी घुमा हुआ किसी भी शेप का, तो एरिया ज्यादा बनता है। अगर बिल्कुल सपाट होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल समतल है, तो एरिया मिनिमम होता है वो, ठीक है। समझ आया ना? तो अगर आप खुद ही सोच लो ना कि अगर इस तरीके से अगर कोई घूमी हुई चीज़ है तो उसका एरिया ज़्यादा कवर होता है। अगर उसको मैं बिल्कुल सीधा कर दूं तो वो एरिया कम होगा जितना भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ये, तो ds ये पूरा मैक्सिमम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ds मिनिमम हो। ds मिनिमम के लिए हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे आगे ध्यान रखेंगे कि जो एरिया है वो बिल्कुल समतल हो, बिल्कुल सपाट, प्लेन हो, वो देखेंगे आगे चल के, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, वो जो प्लेन है जो समतल लिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। समझ गए होंगे, जैसे ये हमने लिया तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, और छोटा सा एलिमेंट है तो वो समतल लिया हमने, प्लेन लिया तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर अपने को मिल भी जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा उसके। क्लियर है? तो इसके जस्ट एन कैप जो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा प्लेन का, एन कैप
कर्ल की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ कर्ल, डायरेक्शन ऑफ कर्ल, और उसका मीन वो किधर है, एरिया के परपेंडिकुलर है। अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश समतल पर अभिलंब, परपेंडिकुलर या नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में है। ये कर्ल का ये बेसिक डेफिनेशन समझ आया ना कि कर्ल का क्या मीनिंग हो रहा है। ठीक है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ये ए वेक्टर है, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ये खुद वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में, और कर्ल कैलकुलेट करने के बाद में जो पूरा टर्म आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। गॉट इट? चलो, मतलब ये जो आया था ना एन कैप से पहले, ये इसका मैग्नीट्यूड आया था कर्ल का। क्या आया था? मैग्नीट्यूड आया था। चमका? तो ये कर्ल का मैग्नीट्यूड है, कर्ल का मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये एन कैप के अलावा जो पूरा है वो मैग्नीट्यूड ही है, इसका परिमाण है, ds। ये कर्ल का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल, कर्ल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल। ठीक है, ये मिला अपने आप को। अब हम इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे a1 a2 a3 के टर्म्स में, h1 h2 h3 के टर्म्स में, वो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया कि कर्ल का क्या मीनिंग है। अब चलो इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए। तो ऐसा है, ये कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वक्र रेखी निर्देशन तरह, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक, क्योंकि हमारे को क्या करना है, कर्ल का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और कर्ल का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को यहाँ पर ये चाहिए होगा, ये क्या है, परिसंचरण चाहिए। परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन का मतलब बंद पथ की जरूरत पड़ेगी, क्लोज पाथ की। तो क्लोज पाथ बनाते हैं हम लोग। तो जैसे एक क्लोज पाथ बना लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ से O से स्टार्ट हुआ, इधर गया मान लो यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, और फिर यहाँ, चलो यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ। तो O से P कर लो, P से Q कर लो, और Q से R कर लो, और R से S, S क्या O। ये एक क्लोज पाथ बना दिया हमने। ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है। छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो जनरली हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लेंथ है dx, और इसकी क्या होती है dy, ऐसे लेते हैं ना। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, कार्तीय निर्देशांतर, तो हम लोग dx और dy लेते, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लेते। तो लेकिन यहाँ पर हम कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में dx को क्या लिखते हैं, h1 du1, सिखाया था मैंने पहले। ये छोटा सा होता है, इसको हम लोग लिखेंगे h1 du1, और dy को क्या लिखेंगे, h2 du2, h2 du2, इसको h1 du1, इसको h2 du2। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि छोटे से अल्पांश है ये, तो इनको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ आए ना? अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, माना एक सदिश क्षेत्र, लेट ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड ए वेक्टर,
ए वेक्टर, और ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप ऐसे घटकों के रूप में कंपोनेंट्स में लिखते हैं ना, लेकिन हम लोग कंपोनेंट में नहीं लिखेंगे, कंपोनेंट में लिखेंगे, लेकिन ए एक्स ए वाई ए जेड नहीं लिखते, A1 A2 A3 लिखते हैं, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और आई कैप नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं, E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। ये इतनी समझ तो आ गई होगी अब तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ये क्या मिला मुझे, कुछ मिला। अब मैं पहले कर्ल कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, परिसंचरण। इस पथ के लिए, ये एक बंद पथ है OPQRO, ये क्लोज पाथ है, इसके लिए मैं पहले परिसंचरण कैलकुलेट कर लूँ। परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, इसके लिए सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लूँ। चलो इसके लिए सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और टाइम है अपने पास में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है। तो देखिए OPQRSRO, इसके लिए हम लोग सर्कुलेशन कैलकुलेट करते हैं, परिसंचरण। बंद पथ OPQRO के लिए परिसंचरण सर्कुलेशन फॉर क्लोज्ड पाथ OPQRO, इसके लिए क्लोज पाथ के लिए, ठीक है। और ये जो सर्कुलेशन है मैं इसको ऐसे लिख दूं तो A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, किसके लिए कर रहे हैं, OPQRO, ये क्लोज पाथ के लिए आ जाएगा। पर ये क्लोज पाथ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कुलेशन आएगा, तो यहाँ से चालू होगा, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो इसको मैं 4 टुकड़ों में बांट लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो 4 में अलग अलग कैलकुलेट करके फिर सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल सर्कुलेशन निकालना है, टोटल अगर कैलकुलेट करना है, जिसने नहीं कॉपी किया इसको कॉपी कर लेना, डायग्राम भी इधर, ये भी ठीक है। तो ऐसे आएगा, देखिए ये आएगा OPQRO का जो टोटल आएगा वो आएगा O से P तक, O से P तक आएगा। O से P तक जाओ पहले, O से P, ठीक है। O से P पे जो भी आएगा, O से P पे, ठीक है, O से P, फिर P से Q के लिए, फिर Q से R के लिए, फिर R से O के लिए, और इस तरीके से आपको टोटल सर्कुलेशन मिलेगा। टोटल परिसंचरण कैलकुलेट करना तो ऐसे 4 टुकड़ों में कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और चारों को ये सबके वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो चारों के वैल्यू आ जाएंगे अपने, वो टोटल सर्कुलेशन आ जाएगा। सर्कुलेशन मिल गया तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो कर्ल भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये सर्कुलेशन। जैसे डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो डाइवर्जेंस में हम लोग आयतन से वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे, तो उसके लिए फ्लक्स को डिवाइड करते थे। तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते थे, फिर उसको डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर हम लोग परिसंचरण सर्कुलेशन कैलकुलेट कर लेते और उसको डिवाइड कर देते। तो सिंपल सा गेम यही है कि हम लोगों को सर्कुलेशन कैलकुलेट करना है, परिसंचरण का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये आ गया इतना। तो हम लोग 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं, O से P वाला करते हैं। OP पाथ के लिए, OP पथ के लिए रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल फॉर पाथ OP। तो OP पाथ के लिए हम लोग कवर करें तो OP A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ऐसा होता है। क्लियर है? अब देखिए मेरी बात सुनिए,
इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो बताने जा रहा हूँ उसको। क्या आने वाला है ये? ए वेक्टर होता है, इसके 3 कंपोनेंट आते हैं। जैसे आप ए वेक्टर क्या होता है, सिंस ए वेक्टर अपने को पता है कि A1 E1 कैप है, A2 E2 कैप है, प्लस A3 E3 कैप है, ऐसा है। अरे ठीक है ना, ये है ए वेक्टर। डीएल वेक्टर जो है, डीएल वेक्टर क्या होता है? वैसे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल वेक्टर मतलब डीआर वेक्टर ही है। ये डीआर वेक्टर बोलो या डीएल वेक्टर बोलो, डीआर नहीं बोल रहा मैं, डीएल बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो डीआर वेक्टर या डीएल वेक्टर क्या होता है? ये होता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, लेकिन एक्चुअल में जो कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, उसमें क्या होता है? उसमें ये वैल्यू होता है h1 du1 e1 कैप, h2 du2 e2 कैप, प्लस h3 du3 e3 कैप। ऐसा आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अब समझिए बात को। अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो A1 H1 DU1 ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। लेकिन अब भी मेरी बात एक समझना यहाँ पे, अगर हम लोग जनरल बात करें कि डीएल कोई भी पथ किधर भी अगर मैं एक लाइन बना दूं तो डीएल क्या आएगा? वो इस तरीके से आता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं डीएल कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ? ओपी पथ के लिए, ओपी पथ के लिए कर रहा हूँ। तो ओपी पथ कहाँ है? देखिए इसमें ओपी पथ, ओपी पथ जो है, ओपी पाथ है U1 डायरेक्शन में, U1 डायरेक्शन में, मतलब U1 डायरेक्शन मतलब हो गया E1 कैप डायरेक्शन में, E2 कैप में और E3 कैप में नहीं है, केवल E1 में है। मतलब E1 वाला कंपोनेंट है, E2 और E3 में नहीं है। जैसे इसकी बात करूं, इसकी, ये कौन सी में है? ये है E2 में, ये E2 डायरेक्शन में है, ये E1 में है। तो ये केवल E1 डायरेक्शन में है, E1। तो इसके अंदर डीएल वेक्टर में अभी केवल E1 कैप वाला कंपोनेंट है, ये वाले 0 है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिस पाथ की बात कर रहा हूं ना, उस सिचुएशन में E2 कैप और E3 कैप के कोई कंपोनेंट नहीं है, केवल E1 कैप में है, क्योंकि मैं OP पाथ की बात कर रहा हूं और OP पाथ है U1 डायरेक्शन में। तो ये वाले जो दोनों हैं वो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इतना ही है। ये आई बात समझ? तो अगर मैं अब इन दोनों का ए वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? OP ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? केवल इसका मतलब E1 कैप वाला कंपोनेंट बचेगा, बाकी तो क्योंकि E1 कैप E2 कैप से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। जैसे ऐसे ए वेक्टर का वैल्यू लिखो यहाँ पे, A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप डॉट डीएल वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा H1 DU1 E1 कैप। ठीक है, E1 वाला पार्ट बचेगा, बाकी E1 E2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, E1 E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो E1 वाला बचेगा, E1 वाला बचेगा। तो O से P तक का जो रेखा समाकल आएगा, लाइन इंटीग्रल, वो आ गया आपके पास में A1 और H1 DU1। ठीक है, क्लियर है? और हम ये मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया? इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं जो छोटा सा O से P तक का पूरा ही लेंथ आ गया एक तरीके से। अरे इंटीग्रेशन से क्या होता है, पहले छोटा सा ले लेते हैं फिर टोटल लेंथ लेते हैं, इसमें वैसे ही टोटल आ गया। कैसे? देखो H1 DU1 ये टोटल OP पूरा ही लेंथ आ गया, H1 DU1 ही है ये OP पूरा लेंथ। तो H1 DU1 में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।